बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी शरहली सदरी व यस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम सेकेंड ईयर की फ़िज़िक्स को स्टार्ट कर रहे हैं। और सेकेंड ईयर में जैसा कि आप लोग जानते हैं हमारा चैप्टर नंबर 12 जो है वो फर्स्ट चैप्टर है। और अगर इसी चैप्टर को देखें तो बेटा इसका टाइटल जो है वो बनता है जी इलेक्ट्रोस्टैटिक। डियर स्टूडेंट्स, अगर वर्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के ऊपर हम गौर करें तो आप लोगों को ये चीज़ मालूम होगी कि यही वर्ड जो है दो मज़ीद वर्ड्स का कम्बिनेशन है। और वो वर्ड कौन कौन से हैं जी? एक वर्ड है जी इलेक्ट्रो, जबकि दूसरा वर्ड है जी स्टैटिक। वर्ड इलेक्ट्रो जो है ये हम यूज़ किया करते हैं चार्ज के लिए, ठीक है, जबकि वर्ड स्टैटिक जो है ये हम यूज़ किया करते हैं किसी भी चीज़ की रेस्ट पोजीशन को इंडिकेट करने के लिए। तो यहाँ से फिर इलेक्ट्रो और स्टैटिक्स को जब हम कंबाइन करें तो हमारे पास जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है उसकी डेफिनेशन मुकम्मल हो जाती है। तो अगर इसी को बेटा हम यहाँ पर डिफ़ाइन करना चाहें तो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को कुछ इस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं कि द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट, यानी कि वो ब्रांच ऑफ फिज़िक्स की वो ब्रांच जिसके अंदर हम चार्जेस को रेस्ट स्टेट के अंदर स्टडी कर रहे होते हैं, उस ब्रांच ऑफ फिज़िक्स को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का नाम देते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर वर्ड चार्ज जो आ रहा है उसको भी समझ लेते हैं कि भाई चार्ज किस चीज़ को कहना है। तो चार्ज बेटा किसी भी बॉडी के ऊपर उस वक्त आता है जब डेफिशिएंसी हो या एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो किसी भी मैटर के ऊपर। यानी कि अगर इसको मैं डिफाइन करना चाहूँ तो मैं कहूँगा डेफिशिएंसी और एक्सेस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ऑन ए मैटर इज नाउन एज चार्ज। ठीक है, जब भी किसी मैटर के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी या एक्सेस होगी तो उस वक्त जो वो प्रॉपर्टी गेन करेगा उसी को हम कहते हैं कि इसने चार्ज को गेन कर लिया। अब डेफिशिएंसी की वजह से एक प्रॉपर्टी आएगी और एक्सेस जब होगी इलेक्ट्रॉन की तो उस वक्त भी जो प्रॉपर्टी आएगी उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं कि भाई। तो यहाँ से हम टाइप ऑफ चार्ज फिर निकाल सकते हैं कि दो किस्म के चार्जेस जो हैं वो क्रिएट होंगे, बनेंगे। एक पॉजिटिव होगा जबकि दूसरा नेगेटिव होगा। पॉजिटिव चार्ज उस वक्त बनेगा जब किसी भी मैटर के पास डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी, ठीक है। और नेगेटिव चार्ज उस वक्त आएगा जब उसके पास किसी भी मैटर के पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। तो आप लोग ये भी कह सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज इज बेसिकली डेफिशिएंसी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जबकि नेगेटिव चार्ज इज ड्यू टू एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। जब भी किसी बॉडी के पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज अपीयर हो जाता है, ठीक है जी। उसके बाद एक चीज़ आप लोगों ने कह लें कि नोट करनी है, याद रखनी है, और वो नोट ये है कि भाई मैस जो है वो चार्ज के बगैर एग्जिस्ट कर सकता है, जबकि कोई भी चार्ज मैटर के बगैर या मैस के बगैर एग्जिस्ट नहीं करेगा। जैसा कि बेटा न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन के ऊपर आप लोग जानते हैं कि कोई चार्ज जो है वो नहीं होता, ठीक है। लेकिन कोई भी चार्ज जो है वो आप लोग मैस के बगैर नहीं देखेंगे, ठीक है। जैसे कि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो आप लोग कहते हैं कि वो प्रोटॉन के ऊपर होता है, ठीक है। अगर नेगेटिव चार्ज की बात करें तो आप लोग कहते हैं जनाब वो इलेक्ट्रॉन के पास होता है। और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों मैस पार्टिकल्स हैं। तो यानी कि यहाँ से ये समझ आई कि मैस जो है वो चार्ज के बिना एग्जिस्ट कर सकता है, जबकि कोई भी चार्ज मैस के बगैर एग्जिस्ट नहीं करेगा। अच्छा जी, उसके बाद कुछ बेसिक लॉस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हैं जिनको समझना ज़रूरी है हमारे लिए, और काफ़ी हद तक आप लोग इनसे फेमिलियर होंगे। और वो ये है कि भाई अगर लाइक चार्जेस हैं तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ठीक है, जबकि अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। लाइक चार्जेस से मेरी मुराद ये है कि भाई अगर दो पॉजिटिव चार्जेस हैं तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और अनलाइक चार्जेस हैं मतलब एक पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है, तो उस वक्त उन दोनों के दरमियान अट्रैक्शन होगी। अच्छा जी, उसके बाद कूलम्स लॉ की तरफ बढ़ते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, कुछ कह लें कि इंफॉर्मेशन इसके बारे में जो है वो आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद लेटर ऑन हम डिस्कस करते हैं कि कूलम लॉ की स्टेटमेंट क्या है। पहले नंबर पर बेटा जो आप लोग याद रखेंगे वो ये है कि ये लॉ जो है किसने प्रेजेंट किया था और कब प्रेजेंट किया था। तो उसके बारे में आप लोगों ने याद रखना है कि दिस लॉ वाज मेड इन 1784 बाय ए फ्रेंच मिलिट्री इंजीनियर, और उसका नाम क्या था जी? चार्ल्स कूलम था।
सेकंड इन्फॉर्मेशन जो आप लोग इसके बारे में बेटा याद रखेंगे वो ये है कि इट इज़ एन एम्पिरिकल लॉ, और एम्पिरिकल लॉस उन लॉस को कहा जाता है जो एक्सपेरिमेंट्स की बुनियाद पर बनाए जाते हैं, यानी कि पहले जो है एक्सपेरिमेंट किया जाता है और उस एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स को लेकर हम लॉ को क्रिएट करते हैं या लॉ को तरतीब देते हैं। ठीक है, तो आप लोग ये याद रखेंगे भाई, कूलम्स लॉ इज डिड्यूस्ड बाय एक्सपेरिमेंट, यानी कि ये एक एम्पिरिकल लॉ है। और थर्ड वन चीज़ जो आप लोग याद रखेंगे वो ये है कि दिस लॉ गिव्स द क्वांटिटेटिव नेचर ऑफ फोर्स। ठीक है, क्वांटिटेटिव नेचर से क्या मुराद है, तो बेटा बेसिक लॉस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर आप लोग ये चीज़ सीख चुके हैं कि अगर लाइक चार्जेस हैं तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, अनलाइक चार्ज है तो वो क्या करेंगे जी, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अब बेटा क्वेश्चन ये था कि कितनी फोर्स से रिपल्शन होगी, कितनी फोर्स लगाकर वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे या कितनी फोर्स लगाकर वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो इसके बारे में हमें पहले किसी ने नहीं बताया था। पहले साइंटिस्ट कूलम्स ही थे जिन्होंने 1784 के अंदर क्वांटिटेटिव नेचर बताई, यानी कि अगर दो चार्जेस हैं तो वो कितनी फोर्स के साथ एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करेंगे। ठीक है, तो ये मतलब है जी क्वांटिटेटिव नेचर ऑफ फोर्स का। अच्छा जी, उसके बाद जैसा कि बेटा हर लॉ की कुछ ना कुछ लिमिटेशंस होती हैं, कुछ बाउंड्रीज होती हैं जिनके अंदर रहते हुए वो लॉ जो है वो वैलिड होते हैं, तो इसी तरह से कूलम्स लॉ की भी कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ बाउंड्री है जिनके अंदर रहते हुए ये लॉ जो है अप्लाई किया जा सकता है। तो आइए डिस्कस करते हैं। पहले नंबर पर ये कि इट इज़ एप्लीकेबल ओनली ऑन ए स्टैटिक चार्जेस, यानी कि ये लॉ उस वक्त अप्लाई किया जा सकता है जब चार्जेस स्टैटिक होंगे। ठीक है, उसके बाद इट इज एप्लीकेबल टू पॉइंट चार्जेस, यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ पॉइंट चार्जेस के ऊपर अप्लाई किया जा सकता है। अब पॉइंट चार्जेस क्या हैं भाई, अगर दो चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस उनके साइजेस के मुकाबले में बहुत ज़्यादा हो तो आप लोग उन चार्जेस को पॉइंट चार्जेस कंसीडर करेंगे। और उसके बाद आप लोग ये भी याद रख सकते हैं कि भाई पॉइंट चार्जेस जो हैं उनको हम डायमेंशनलेस चार्ज भी कहते हैं। उसके बाद बड़ी अहम चीज़ है कि दो चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस जो है वो 10 की पावर -13 मीटर से ज़्यादा होना चाहिए। अब ये क्यों कह दिया मैंने, तो भाई आप लोग जानते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं और प्रोटॉन जो हैं वो लाइक चार्जेस हैं, काफ़ी सारे प्रोटॉन हर के अंदर होते हैं। तो अब प्रोटॉन जो हैं वो लाइक चार्जेस हैं, तो बेसिक लॉस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर आप लोगों ने पढ़ा कि अगर दो चार्जेस जो हैं वो लाइक हैं यानी कि एक जैसे हैं तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, लेकिन न्यूक्लियस के अंदर तो वो इकट्ठे बैठे हुए होते हैं। तो फिर ऐसा कैसे मुमकिन है, इसकी वजह यह है कि यहाँ पर जो कूलम्स लॉ है वो अप्लाई नहीं हो सकता। उसकी वजह यह है कि भाई न्यूक्लियस का जो साइज़ है वो इस डिस्टेंस से कम होता है। तो जब इतना डिस्टेंस जो है वो 10 की पावर -13 मीटर से कम होगा तो वहाँ पर कुछ और फोर्सेस जिनको हम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस कहते हैं वो डोमिनेट कर जाती हैं। तो इसका मतलब जब वो डोमिनेट कर जाएंगी तो इसकी वहाँ पर कोई वक़्त नहीं होगी, यानी कि ये रिसेसिव होगी, ये फिर इसकी कोई वैल्यू वहाँ पर नहीं होगी। तो इस वजह से हम कह देते हैं कि भाई चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस जो है वो 10 की पावर -13 मीटर से ज़्यादा होना चाहिए अगर हमने कूलम फोर्स को स्टडी करना है। तो उसके बाद स्टेटमेंट की तरफ बढ़ते हैं जी। तो स्टेटमेंट है जी, द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी कि दो चार्जेस के दरमियान जो फोर्स है वो उन चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और फोर्स बिटवीन चार्जेस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। ठीक है, अगर इसी को मैथमेटिकली लिखना चाहें तो उसके लिए एज्यूम करते हैं कि भाई हमारे पास दो चार्जेस हैं और दो पॉइंट चार्जेस हैं, एक पॉइंट चार्ज Q1 है और दूसरा चार्ज जो है Q2 है, और दोनों चार्जेस को हमने डिस्टेंस R के ऊपर रखा हुआ है। ठीक है, तो इसी को एक डायग्राम से देखते हैं। तो यहाँ पर डायग्राम के अंदर भी आप लोगों को नजर आ रहा है कि एक चार्ज +Q1 है जबकि दूसरा चार्ज जो है वो +Q2 है, और इन दोनों के दरमियान जो सेपरेशन है, जो डिस्टेंस है वो है जी R। ठीक है, तो इन दो चार्जेस के लिए अगर मैं कूलम लॉ को लिखना चाहूँ तो मैं यहाँ पर लिखूंगा जी, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ Q1 एंड Q2। अच्छा जी, उसके बाद
सेकंड अगर देखें तो स्टेटमेंट जो था उसके अंदर उसने कहा था कि द फोर्स बिटवीन चार्जेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। तो इसको बेटा यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं कि F इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो यहाँ से ये भी आप लोगों ने याद रखना है कि कूलम फोर्स जो है ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे कर रही होती है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि फोर्स और डिस्टेंस का जो रिलेशन है वो डिस्टेंस के स्क्वायर के साथ उसका इनवर्स रिलेशन है। अब अगर इन दोनों फैक्टर्स को आप लोग कंबाइन करें तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, यानी कि ये जो फैक्टर आप लोगों ने 1 बनाया और 2 बनाया इसको आप लोग कंपेयर कर लें, और कंपेयर करने से हमारे पास फोर्स जो है वो प्रोपोर्शनल आ जाएगी Q1 Q2 ओवर r² के। अब प्रोपोर्शनलिटी को जब हम इक्वलिटी के अंदर लेकर आते हैं, इक्वेशन की फॉर्म बनाते हैं, तो हम एक कांस्टेंट जो है वो पुट किया करते हैं। अब यहाँ पर हम जो कांस्टेंट पुट करेंगे वो है जी K। तो इस तरह से फोर्स जो है उसका फॉर्मूला आ जाएगा K Q1 Q2 ओवर r²। अब कुछ इन्फॉर्मेशन जो है इस K के बारे में कि भाई ये K जो है वो क्या है, तो इसके दो नाम हैं जी। एक तो इसको इलेक्ट्रिकल कांस्टेंट भी कहा जाता है या फिर इसको कूलम कांस्टेंट भी कहा जाता है। अब कूलम कांस्टेंट जो है ये कुछ फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, कुछ चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, तो उनको डिस्कस करेंगे। पहले नंबर पर ये कि भाई इसकी जो वैल्यू है वो सिस्टम ऑफ यूनिट्स पे डिपेंड करती है। अब सिस्टम ऑफ यूनिट किसके, तो भाई सिस्टम ऑफ यूनिट फोर्स जो है उसका सिस्टम ऑफ यूनिट क्या है, यानी कि फोर्स को किन यूनिट्स के अंदर हम मेजर कर रहे हैं, चार्ज जो है उसको हम किन यूनिट्स के अंदर मेजर कर रहे हैं, और डिस्टेंस जो है हम किन यूनिट्स के अंदर मेजर कर रहे हैं। के की वैल्यू इस चीज के ऊपर डिपेंड करती है। अच्छा जी, उसके बाद इट्स वैल्यू डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मीडियम बिटवीन द चार्जेस। भाई के जो है उसकी वैल्यू डिपेंड करती है दो चार्जेस के दरमियान मीडियम कैसा है। अभी जब हम ये लॉ डिस्कस कर रहे हैं तो आप लोग देख सकते हैं कि पहली डायग्राम ये जो अभी बनी हुई है इसके अंदर दो चार्जेस के दरमियान कोई भी मीडियम मौजूद नहीं है। तो इन केस ऑफ वैक्यूम या एयर हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि के की वैल्यू जो है वो किस तरह से लिखी जा सकती है। तो हम कह सकते हैं कि के जो है इन केस ऑफ वैक्यूम होता इक्वल होता है जी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। यहाँ पर ये जो एप्सिलॉन नॉट है इसको हम कहते हैं जी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब परमिटिविटी जो है इसको कह लें कि इसका जो जब समझा जाता है, इसको समझाया जाता है, तो परमिटिविटी जो है ये वर्ड परमिशन से ले लिया जाता है। हालांकि ऐसा नहीं है, ये परमिटिविटी जो है ये वर्ड परमिशन से ड्राइव्ड नहीं है, बल्कि इसका मतलब ये है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का मतलब ये है कि दो चार्जेस के दरमियान मौजूद जो हमारे पास एयर है वो कितना अपोज करेगी कि चार्जेस एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर सकें। यानी कि परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस जो है इट इज द मेजरमेंट ऑफ अपोजिशन ऑफर्ड बाय एयर और वैक्यूम टू द फोर्स बिटवीन द चार्जेस। यानी कि जो एयर या वैक्यूम दो चार्जेस के दरमियान मौजूद है वो कितना अपोज करेगा, कितनी रेजिस्टेंस ऑफर करेगा कि ये एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा सकें। तो उस चीज़ की जो मेजरमेंट है उसको हम परमिटिविटी या फ्री स्पेस कहते हैं। और फ्री स्पेस की मौजूदगी में जो इसकी वैल्यू होती है, या फिर फ्री स्पेस के लिए एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है वो होती है जी 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये वैल्यू आप लोग एज इट इज याद रखिएगा, ये एमसीक्यू के अंदर बड़ी दफ़ा पूछी गई है और विद यूनिट्स आप लोग ये वैल्यू याद रखेंगे। ठीक है, बाज़ दफ़ा होता यह है कि वो जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो तो सेम रख देता है, आगे यूनिट्स जो उसके साथ छेड़छाड़ कर देते हैं। ठीक है, उनकी पावर जो है वो कम या ज़्यादा कर देते हैं, तो उस वक्त स्टूडेंट जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अगर आप लोगों ने ये वैल्यू विद यूनिट्स याद रखी होगी तो आप लोग कंफ्यूजन का शिकार नहीं होंगे। अच्छा जी, अब ये जो ऊपर वाला फैक्टर लिखा हुआ है के लिए, उसके अंदर अगर एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पुट की जाए, 4 पाई की वैल्यू जो है 4 तो ऑलरेडी प्रेजेंट है, पाई की वैल्यू पुट की जाए तो के जो है इसको हम जब कैलकुलेट करेंगे तो के की वैल्यू हमारे पास निकलेगी 9 इंटू 10⁻⁹। ठीक है, और यूनिट्स जो है इसके जो निकलेंगे वो निकलेगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। यानी कि जो परमिटिविटी का यूनिट है उन्हीं को आप लोग उलट कर दें तो आप लोगों के पास के यूनिट आ जाएंगे, कूलम कांस्टेंट के यूनिट आ जाएंगे। ये वैल्यू भी आप लोगों ने याद रखनी है और विद यूनिट्स याद रखनी है। ठीक है, बार बार मैं इस चीज़ के ऊपर स्ट्रेस दे रहा हूँ कि आप लोगों ने यूनिट के साथ वैल्यू जो है ये रिमेंबर रखनी है, याद रखनी है, क्योंकि यूनिट्स जो हैं वो आगे पीछे जब कर दिए जाएं तो फिर भी वैल्यू जो है वो चेंज हो जाएगी। न्यूमेरिकल वैल्यू सिर्फ और सिर्फ याद नहीं रखनी है। अच्छा जी, उसके बाद अब जो कूलम फोर्स है अगर उसको फ्री स्पेस के लिए मैं लिखना चाहूँ, क्योंकि के की वैल्यू जो है वो भी आप लोगों के पास आ चुकी है
के को हम फ्री स्पेस के लिए कैसे लिखेंगे वो भी आप लोग जान चुके हैं। तो ऊपर जो फॉर्मूला आप लोगों ने बनाया हुआ था कूलम फोर्स का, उसके अंदर अब के जो है उसको सब्स्टिट्यूट कर दें, तो इस तरह से एफ जो है वो इक्वल आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। यहाँ पर सारे फैक्टर जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन नॉट है, इसकी जगह पर आप लोग इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, ठीक है, जो कि है 9 × 10⁹। तो नेक्स्ट जी वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। अच्छा जी, कंसीडर करें जी दो चार्जेस हैं हमारे पास, कंसीडर 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2। अब Q1 जो है वो एक्सर्ट करेगा फोर्स F21 ऑन Q2, यानी कि जो Q1 है वो Q2 के ऊपर जो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है उसको हम F21 से रिप्रेजेंट करेंगे। और इसी तरह से चार्ज Q2 जो है वो Q1 पे फोर्स एक्सर्ट करेगा और इस फोर्स को हम इंडिकेट करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे बाय F12। जिस चार्ज के ऊपर फोर्स लग रही है उसका नंबर पहले रखेंगे और जो चार्ज फोर्स लगा रहा है उसका नंबर हम बाद में रखेंगे। इसी चीज को हम यहाँ पर डायग्राम के अंदर भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को नजर आ रहा है कि भाई Q1 जो है वो Q2 के ऊपर एक फोर्स लगा रहा है और वो फोर्स कौन सी है जी, F21 है। यानी कि इसका मतलब यह है कि जी फोर्स एक्सर्टेड ऑन चार्ज Q2 बाय Q1। अब इसी फोर्स की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है उस यूनिट वेक्टर को भी यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि भाई F21 की डायरेक्शन के अंदर जो यूनिट वेक्टर है वो है आर कैप, और इसके साथ हम 21 जो है वो लिख देंगे। अच्छा जी, उसके बाद इसी तरह से अगर Q2 के ऊपर फोर्स लग रही है तो Q2 जो है वो भी फोर्स एक्सर्ट करेगा Q1 के ऊपर, तो उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं कि Q1 के ऊपर जो फोर्स लग रही है वो है जी F12, और इसी फोर्स के डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है वो है आर कैप 12, ठीक है। तो यहाँ पर भी F12 का मतलब यह है कि फोर्स एक्सर्टेड ऑन चार्ज Q1 बाय चार्ज Q2। अच्छा जी, अब इन्हीं दोनों को F12 को और F21 को हम यहाँ पर कह लें कि इनका फॉर्मूला जो है वो बनाएंगे। तो फॉर्मूला बनाने के लिए आप लोगों के सामने यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि F21 जो है ये इक्वल होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। यानी कि यहाँ पर ये ऑलरेडी आप लोग फोर्स की मैग्नीट्यूड निकाल चुके थे, तो वो मैग्नीट्यूड इनटू उसी का रिस्पेक्टिव यूनिट वेक्टर जो है वो उसके साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। आप लोग जानते हैं कि वेक्टर जो होते हैं उसके पास मैग्नीट्यूड होती है और डायरेक्शन होती है। तो मैग्नीट्यूड आप लोग पहले निकाल चुके थे, इसी मैग्नीट्यूड को आप उसी फोर्स का रिस्पेक्टिव यूनिट वेक्टर जो है उससे मल्टीप्लाई करवा देंगे तो आपके पास फोर्स निकल आएगी वही वाली। इसी तरह से F12 अगर लिखें तो उसका फॉर्मूला इस तरह से लिखा जाएगा कि F12 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर, और इसी का रिस्पेक्टिव यूनिट वेक्टर जो था वो आर कैप 12 था। अब यहाँ पर आप लोग इक्वेशन 3 और 4 जो है इसके ऊपर अगर नज़र दौड़ाएं तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि भाई मैग्नीट्यूड दोनों की सेम है, सिर्फ फर्क कहाँ पर आ रहा है, इनके यूनिट वेक्टर में। और यूनिट वेक्टर भी अगर ऊपर आप लोग डायग्राम के अंदर देखें तो R21 ये भी एक यूनिट वेक्टर है और R12 भी एक यूनिट वेक्टर है, लेकिन इन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। जब डायरेक्शन अपोजिट है तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि भाई जो R21 है ये इक्वल और अपोजिट है R12 के, ठीक है। यानी कि यूनिट वेक्टर R21 इज इक्वल टू माइनस R12 के। अब आप लोगों ने क्या करना है कि भाई यही जो वैल्यू है R21 की, इसको उठाकर आप लोगों ने इक्वेशन नंबर 3 के अंदर पुट कर देना। जब इक्वेशन नंबर 3 के अंदर पुट करेंगे तो आप लोग फॉर्मूला को कुछ इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। ये ब्रैकेट के अंदर आप लोग देख सकते हैं कि R21 जो है उसकी वैल्यू मैंने रिप्लेस कर दी। अब यहाँ से माइनस जो है उसको शुरू पे ले आए, बाकी सारा फैक्टर जो है वो आप लोग ब्रैकेट के अंदर लिख दें। जब ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे तो यहाँ पर ज़रा दोबारा से गौर करें, ये ब्रैकेट के अंदर लिखा कि सारा का सारा फैक्टर जो है ये इक्वल किसके आ रहे हैं, ये तो भाई फोर्स जो F12 बन रही है, तो इसी की जगह पर आप लोग यहाँ पर फोर्स लिख देंगे और फॉर्मूला हमारे पास आ गया F21 इज इक्वल टू माइनस F12। यानी कि यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि ये फॉर्मूला बता रहा है, ये रिजल्ट हमें बता रहा है कि दोनों फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड हैं, और माइनस का साइन हमें बता रहा है कि दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के उलट है। तो भाई ये तो न्यूटन थर्ड लॉ हो गया फिर। तो यहाँ से आप लोग कह सकते हैं कि फ्रॉम दिस वी कैन कंक्लूड दैट कूलम फोर्स इज ए म्यूचुअल फोर्स। म्यूचुअल फोर्स का भी मतलब यही है कि दोनों फोर्सेस मैग्नीट्यूड में तो सेम है, जबकि डायरेक्शन में क्या है जी, अपोजिट है। यानी कि जितनी फोर्स Q1 Q2 के ऊपर लगाएगा उतनी ही फोर्स Q2 Q1 के ऊपर एक्सर्ट करेगा। ये म्यूचुअल फोर्स का मतलब है।
अच्छा जी, अब हमने देखना ये है कि अगर दो चार्जेस के दरमियान कोई मीडियम रख दिया जाए, ठीक है, तो फिर फोर्स के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा, नेट फोर्स जो है वो कितनी रह जाएगी, वो रिड्यूस हो जाएगी या फिर इंक्रीज हो जाएगी। तो उसके लिए यहाँ पर नेक्स्ट मैंने लिखा हुआ है जी, इफेक्ट ऑफ मीडियम ऑन कूलम्स फोर्स। जब भी दो चार्जेस के दरमियान हम कोई इंसुलेटिंग मीडियम प्लेस करते हैं तो फोर्स पहले के मुकाबले में एप्सिलॉन आर टाइम रिड्यूस हो जाती है। तो इसी को यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि वी प्लेस insulating medium between charges then force reduces by factor epsilon r times। इसी को एक डायग्राम की मदद से भी देख लेते हैं कि आप लोग देख सकते हैं कि दो चार्जेस हैं, एक Q1 है जबकि दूसरा Q2 है, और इन दोनों के दरमियान हमने कोई एक मीडियम रख दिया हुआ है, या आप ये कह सकते हैं कि ये दोनों चार्जेस जो हैं किसी मीडियम के अंदर पड़े हुए हैं, ठीक है, और उस मीडियम की जो परमिटिविटी है वो है एप्सिलॉन। तो अब इस केस में अगर बेटा कूलम फोर्स हम लिखना चाहें, नेट कूलम फोर्स इन केस ऑफ मीडियम, या फोर्स इन केस ऑफ मीडियम अगर लिखना चाहें तो हम लिखेंगे जी 1/4 पाई एप्सिलॉन, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट नहीं यहाँ पर आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, उस मीडियम की परमिटिविटी आएगी। अच्छा जी, तो यहाँ पर लिखा गया 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर, और एप्सिलॉन जो है ये किसके इक्वल होता है जी, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद अगर इसकी वैल्यू प्लेस करें तो फोर्स इन केस ऑफ मीडियम हमारे पास इक्वल आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। अब यहाँ से आपने करना यह है कि एप्सिलॉन आर जो है इसको ज़रा बाहर ले लें, ठीक है, जब इसको बाहर लेंगे तो यहाँ पर आ गया जी 1 एप्सिलॉन आर इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। तो ये हमारे पास जो ब्रैकेट के अंदर रिलेशन आ रहा है ये तो हम पीछे भी ड्राइव कर चुके हैं कि भाई जब दो चार्जेस के दरमियान वैक्यूम था तो उस वक्त फोर्स की मैग्नीट्यूड जब वो कुछ इस तरह से आई थी जो कि ब्रैकेट के अंदर लिखी हुई है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। तो अब इसी की जगह पर आप लोग क्या लिख देंगे, ठीक है, इसी की जगह पर आप लोग लिखेंगे जी एफ वैक्यूम, ठीक है, यानी कि ये वाला जो फॉर्मूला था ब्रैकेट के अंदर ये हमने फोर्स इन केस ऑफ वैक्यूम बनाया था फॉर्मूला उसके लिए। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मीडियम के केस में जो फोर्स है वो वैक्यूम के मुकाबले में एप्सिलॉन आर टाइम्स कम हो चुकी हुई है। तो यही ऊपर मैंने लिखा था कि जब भी दो चार्जेस के दरमियान हम कोई मीडियम रखते हैं या चार्जेस को उठाकर किसी मीडियम के अंदर प्लेस कर देते हैं तो दोनों चार्जेस के दरमियान लगने वाली नेट फोर्स पहले के मुकाबले में कम हो जाती है, और कितना कम होती है, एप्सिलॉन आर टाइम्स, ठीक है। तो एप्सिलॉन आर जो है ये क्या है, इसका भी यहाँ पर नाम है, और इसके बारे में भी यहाँ पर आप लोगों ने याद रखना है कि एप्सिलॉन आर जो है ये इक्वल आएगा फोर्स इन केस ऑफ वैक्यूम डिवाइडेड बाय फोर्स इन केस ऑफ मीडियम। यहाँ पर यह भी पूछा जाता है कि भाई एप्सिलॉन आर जो है उसके यूनिट क्या हैं, तो आप लोग देख सकते हैं कि ऊपर भी फोर्स है और नीचे भी फोर्स है, दोनों आपस में कैंसल आउट जब होंगी, दोनों के यूनिट्स कैंसल आउट होंगे तो नेट यूनिट जो है वो हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। तो लिहाजा एप्सिलॉन आर या फिर इसका नाम है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है, तो इसका कोई भी यूनिट नहीं होगा। उसके बाद इसी की कुछ वैल्यूज़ भी आप लोगों ने याद रखनी है, वो वैल्यूज़ भी आप लोगों को बताता हूँ मैं, पहले इसको डिफाइन कर लें कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो क्या है, या फिर रिलेटिव परमिटिविटी जो है वो क्या है। तो इट इज रेशियो ऑफ फोर्स बिटवीन टू चार्जेस व्हेन दे आर प्लेस्ड इन वैक्यूम टू द फोर्स व्हेन दे आर प्लेस्ड इन मीडियम, यानी कि एप्सिलॉन आर जो है ये फोर्स दो फोर्सेस के दरमियान रेशियो है। एक फोर्स वो जब दो चार्जेस के दरमियान वैक्यूम था और उस फोर्स से आप लोगों ने डिवाइड कर देना जब दो चार्जेस के दरमियान मीडियम था। अच्छा जी, अब यहाँ पर एक और इंफॉर्मेशन आप लोगों ने याद रखनी है कि एप्सिलॉन आर की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 होगी, यानी कि इसकी वैल्यू जो है हमेशा एयर और वैक्यूम के मुकाबले में ज़्यादा होगी, ठीक है। इसकी वैल्यू अगर वाटर के लिए बात करें तो वाटर के लिए भी आप लोग साइड इन्फॉर्मेशन देखें ज़रा अपनी बुक के ऊपर, तो वहाँ पर 78 दी हुई है। तो आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। फिर भी कोई मसला हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में उसको इनपुट कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों की जो क्वेरीज़ हैं, आप लोगों के जो क्वेश्चंस हैं उनका आंसर मैं करूँ। तो नेक्स्ट लेक्चर तक अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर